डियर स्टूडेंट, जय हिंद। आज मैं आपको कक्षा 10 विषय इतिहास का अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय लाया हूं, जिसमें डीपीआई के द्वारा जारी मॉड्यूल के अनुसार मॉड्यूल के साथ में हम आज क्वेश्चन आंसर समझने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपने इस सारे वीडियो को समझ लिया तो आपका यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। जैसा कि मॉड्यूल में बताया गया है और हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसमें 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए रखे गए हैं, तो उसी के अनुसार हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे अध्याय का नाम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं यह हमारा यूरोप कहाँ है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए वाला हिस्सा हमारा यूरोप कहलाता है। ए वाला जो हिस्सा दिया है यह यूरोप कहलाता है। इसमें सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस में हुआ था। फ्रांस से ही राष्ट्रवाद स्पेन में, इटली में, ग्रीस, पोलैंड और इंग्लैंड और आसपास के सारे देशों में राष्ट्रवाद फैल गया था। डियर स्टूडेंट्स, हम देखें कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट, देश के प्रति प्रेम, देशभक्ति की भावना, देश के विषय में अच्छा सोचना, यही राष्ट्रवाद होता है। तो राष्ट्रवाद को कुछ चित्रों के माध्यम से हम समझेंगे। चलिए चित्रों की ओर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद फैला और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम कलर सेलेक्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसा आप जानते हैं 1789 में लुई 16 था, उसको फांसी पर चढ़ा दिया था, जो कि फ्रांस का सम्राट था। ये फ्रांस है। देखिए दोस्तों, देख लिया आपने, ये फ्रांस है। यदि बात की जाए ऑस्ट्रियाई साम्राज्य की, जो इस पार्ट में काफ़ी बार आने वाला है, ये ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है। अब यदि बात की जाए रूसी साम्राज्य, ये रूस है। अब बात करते हैं स्पेन की, स्पेन है। इधर इंग्लैंड है, ये स्वीडन, नॉर्वे, और इधर नीचे की तरफ इटली है। अब दोस्तों हम देखते हैं अगले चित्र की ओर। हाँ जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, यहाँ पर ये ऑटोमन साम्राज्य है। ऑटोमन साम्राज्य हमारा राष्ट्रवाद फ्रांस से निकलकर संपूर्ण ऑटोमन साम्राज्य में, रूसी साम्राज्य में, स्पेन में, ब्रिटेन में और इटली में, जर्मनी में फैल चुका था। अब हम अगले चित्र की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये हाथ में तलवार है और ये किसी महिला की तस्वीर है। देखिए, इस महिला का नाम देखते हैं, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। यह राइन नदी पर पहरा देती एक जर्मेनियन महिला। इस चित्र को किसने बनाया था दोस्तों? 1860 में चित्रकार लॉरेंज क्लासेन को यह चित्र बनाने का काम सौंपा गया था दोस्तों। जर्मेनिया की तलवार पर खुदा हुआ है, लिखा हुआ है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट चित्र की बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 चित्र दिखाई दे रहे होंगे आपको। चलिए हम कलर सेलेक्ट करते हैं, फिर इसके विषय में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें इस चित्र की, तो इस चित्र में एक महिला दिखाई हुई है। देखिए, इसको अपन कलर सेलेक्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं टिकट की। यहाँ पर लिखा हुआ है 1850 का डाक टिकट। जी हाँ दोस्तों, यह 1850 में जारी हुआ था। इसमें मरियान की तस्वीर बनाई गई है और जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। यदि हम अगली तस्वीर की बात करें, इस तस्वीर की जो हाथ में तीर रंग का झंडा लिए हुए हैं, जो कि राष्ट्र का प्रतीक है, एक हाथ में तलवार लिए हुए हैं और महिला को एक
चित्रकार के रूप में दिखाया है, एक राष्ट्रीयता के प्रतीक रूप में दिखाया है। इस चित्र को जर्मेनिया चित्रकार फिलिप वेट ने 1848 में बनाया था। चित्रकार ने जर्मेनिया के इस चित्र को सूती झंडे पर बनाया, क्योंकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था, और जहां मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई। अब दोस्तों, अब हम अगले चित्र की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर ये दिखाया गया है, इसमें लिखा है एकीकरण से पूर्व इटली के राज्य 1858। चित्र 14 का इसमें लिखा है एकीकरण से पूर्व इटली के राज्य। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1858 से पहले यह संपूर्ण इटली कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में फैला हुआ था। यह 7 राज्यों में फैला हुआ था। देखिए, यदि हम बात करें, एक कलर सेलेक्ट करते हैं पहले, इसके बाद में आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, एक हिस्सा ए दिया हुआ है, एक हिस्सा ए दिया हुआ है, और एक हिस्सा आपका एक पिंक कलर का दिया हुआ है। देखिए, पेपल राज्य जिसमें लिखा हुआ है, और इधर एक ग्रीन हिस्सा दिख रहा होगा आपको, ऊपर हल्का पिंक कलर दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है लम्बार्डी वेनेशिया, शेवाई सरनेडिया, और नीचे भी आपको एक केसरी कलर दिख रहा होगा। दोस्तों, इसके बाद में हम यदि बात करें 1858 के बाद की, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे संपूर्ण इटली एक हुआ है, जो आपको नीला नीला दिख रहा है, जो पहले 7 हिस्सों में बटा हुआ था, अब संपूर्ण इटली एक हो चुका है सब राष्ट्रवाद के कारण ही हुआ था। अगले चित्र की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा प्रसा कई बार शब्द आया है और आएगा भी, एक प्रसा दिया हुआ है, इस इधर राइन लैंड दिया हुआ है। नेक्स्ट चित्र जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जैसा आप जानते हैं, जर्मनी पहले कोई एक देश नहीं था। जर्मनी में कई सारे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। हर राज्य में वहाँ का एक राजा हुआ करता था। प्रायः 38 या 39 वहाँ पर राज्य थे। राष्ट्रवाद के कारण संपूर्ण जर्मनी एक हुआ। नेक्स्ट चित्र हम जो देखते हैं, जो आपकी इतिहास की किताब है, इसमें पहले पेज में ही चित्र दिया हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चित्र को यदि हम समझ लें तो आधा पाठ हमारा यहीं पे तैयार हो जाता है। दोस्तों देखिए, फ्रेडरिक सारियो ने ये तस्वीर बनाई थी, एक काल्पनिक राज्य की कल्पना की थी। यहाँ पर हम कलर सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद समझते हैं। ग्रीन कलर सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ एक महिला दिखाई गई है स्वतंत्रता के रूप में, नीचे पब्लिक दिखाई गई है। देखिए दोस्तों, नीचे ये आम जनता दिखाई हुई है, ऊपर ईसा मसीह आपको दिखाई दे रहे हैं। ईसा मसीह के आसपास कई सारी अप्सराएं, परियां घूम रही हैं, जो आज़ादी का प्रतीक हैं। नीचे आपको नीचे की ओर चलें तो हम कलर सेलेक्ट करते हैं, जिससे आपको बेहतर समझ में आए। ये नीचे आपको अवशेष दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने अभी लाइन खींचे, ये अवशेष हैं। यह लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और जब ये आज़ादी की ओर आगे बढ़ते हैं तो इन्हें स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक ईश्वर के समकक्ष ईसा मसीह दिखाई दे रहे हैं, जो कि आज़ादी का प्रतीक हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगली तस्वीर की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए, देखिए दोस्तों, यह नेपोलियन का चित्र है। जैसा आप जानते हैं, यह वह व्यक्ति है जिसने संपूर्ण यूरोप में
राष्ट्रवाद के बीज को बड़ा पौधा बनाया और इसका पहला शासन 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक रहा। राज तिलक 2 दिसंबर 1804 को यह फ्रांस का सम्राट बना। उत्तराधिकारी लुई 16 जो फ्रांस के राजा थे, उनके बाद में यह गद्दी पर बैठे। इन्होंने काफ़ी अच्छा राज चलाया, आम जनता का ध्यान रखा और राजा महाराजाओं, कुलीन वर्ग और वहाँ के पोप वगैरह, इन सबको इसने सभी के ऊपर लगभग टैक्स लगाया, आम जनता के ऊपर, मध्यम वर्ग के ऊपर, और देश को काफ़ी आगे ले गया। लेकिन बाद में यह भी महत्वाकांक्षी हो गया और यह आसपास के देशों में इसने भी अपनी मनपसंद की सरकार या वहाँ के राजा बनाए जो इसके इशारों पर चलते थे। जनता भी धीरे धीरे समझने लगी थी और इससे धीरे धीरे आज़ादी की मुक्ति पाने के विषय में सोचने लगी थी। और इसके बाद में 4 राज्य, जिसको शॉर्ट में प्रेब बोला जाता है, प्रेब PRAB, पर्शिया, रसिया, जर्मनी और ब्रिटेन, इन्होंने मिलकर नेपोलियन पर हमला किया और नेपोलियन उस युद्ध में पराजित हुआ। बाद में जैसा आप जानते हैं वियना की संधि हुई। अब दोस्तों, अब हम चलते हैं मॉड्यूल की ओर। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें और महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें दिया है विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। देखिए दोस्तों, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की, इसमें जो विकल्प दिया है, पहला विकल्प दिया है दिदरो, दूसरा दिया नेकर, तीसरा दिया रूसो और चौथा दिया है वॉल्टेयर। तो दोस्तों बताइए कौन सा है विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, दिदरो ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी। इसमें फर्स्ट दिया नेपोलियन थर्ड, सेकंड दिया विलियम प्रथम, नेक्स्ट दिया बिस्मार्क और डी दिया है नेपोलियन बोनापार्ट। बताइए दोस्तों। जी हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट। हम कलर सेलेक्ट करते हैं ताकि आपको नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी है। पहला विकल्प दिया है इमैनुएल, सेकेंड हेर्ट्सबर्ग, फ्रेडरिक शैरियो और मैथ्सनी। तो जी हाँ दोस्तों, बताइए क्या सही है। इसका सही आंसर है फ्रेडरिक शैरियो। फ्रेडरिक शैरियो ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। आँखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। नंबर 1 न्याय, स्वतंत्रता, शांति और साक्षरता। दोस्तों, आपने अदालतों में देखा होगा एक महिला आँखों पर पट्टी बांधे रहती है, जो न्यायालय में रहता है, सीधा सा अर्थ है न्याय की प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया है, देखिए दोस्तों, इसमें दिया है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन डैश में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई है। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब हुई थी दोस्तों। देखिए, हम इसमें हम कलर ले लेते हैं। हाँ, तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन डैश में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। क्या आंसर है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर है 1789, 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया सेकंड क्वेश्चन, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर डैश संहिता के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों, 1804 की नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है। जी हाँ, नेपोलियन संहिता, जिसमें नेपोलियन ने अपने नियम बनाए हुए थे, उसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूरोपियन सभ्यता का पालना डेड देश को कहा जाता है। कौन यूरोपियन सभ्यता का पालना डेड देश को कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जी हाँ, यूनान देश है। सही सोचा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1834 में प्रसा में स्थापित हुए जाल वेराइन का संबंध कौन से संघ से है? तो आंसर है इसका शुल्क। जी हाँ दोस्तों, शुल्क संघ से है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, 1813 में फ्रांस लौटते हुए नेपोलियन को डेड डैश के रूप में दिखाया गया है। किसके रूप में दिखाया गया है? डाकिये के रूप में दिखाया गया है दोस्तों। अगले पेज की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी इसमें दिया है, नेपोलियन की पराजय, कलर ले लेते हैं हम। नेपोलियन की पराजय यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, नेपोलियन की पराजय। इसमें दिए हुए विकल्प, नाविक, बिस्मार्क, 1815 वाटरलू में राष्ट्रीय प्रतीक, अमेरिका। नेपोलियन की पराजय कहाँ पे हुई थी, जिसमें 4 देशों ने हिस्सा लिया था? याद आया आपको कुछ? जी, प्रेब 4 देश थे। तो नेपोलियन की पराजय में आपका आएगा 1815 वाटरलू युद्ध में। सेकंड दिया है, वियना संधि का सदस्य नहीं। वियना संधि में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों अमेरिका। नेक्स्ट, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। ज्यूसेपे गैरिबाल्डी कौन था? जी हाँ दोस्तों, नाविक था। नेक्स्ट, रक्त और लोहे की नीति किसने चलाई थी? बिस्मार्क ने चलाई थी दोस्तों। मरियान की प्रतिमाएं, नेक्स्ट बताया, राष्ट्रीय प्रतीक का सूचक है। हमने अभी चित्रों से समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सत्य और असत्य बताइए। तो जैसे इसमें दिया है, वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया की चांसलर मेटरनिक ने की थी। सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर संहिता के नाम से जाना जाता है। जैसा आप जानते हैं, 1804 में जो नागरिक संहिता जारी हुई थी उसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, यानी कि यह असत्य है। इनके उत्तर आपको दिए हुए हैं, आप PDF डाउनलोड करके आप वहाँ से सारे PDF आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल टोपी, तिरंगा, कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक चिन्ह थे। लाल टोपी, स्वतंत्रता, कलगी, गणतंत्र के प्रतीक थे। तो दोस्तों एक इसका आंसर है सही, सत्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेडरिक सारियो फ्रांस के कलाकार थे जिन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, कथन मेटरनिक ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, मेटरनिक ने कहा था। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो है हमारा अगला लास्ट वाला पड़ाव है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है, स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया था? स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया था दोस्तों? नेशनल असेंबली कर दिया था। नेशनल असेंबली, पहले राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, बाद में नेशनल असेंबली बनी थी और इसके बाद में नेपोलियन का राज आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1813 में जी थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं। लाइप्जिग का युद्ध हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में किसे दर्शाया है? जो मैंने आपको अभी चित्र बताया था, आपको ध्यान हो, नेपोलियन को दिखाया था जो घोड़े पर बैठा हुआ था। नेक्स्ट, 1861 में किसको एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया? इमैनुअल द्वितीय को किया गया था। जाल वेराइन क्या है? जाल वेराइन क्या है? जाल वेराइन एक शुल्क संघ था
जिसमें 39 जर्मन राष्ट्र शामिल थे। जैसा आप जानते हैं जर्मनी पहले कोई देश नहीं था, इसमें 39 छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे जिसके अपने अपने राजा हुआ करते थे। जो व्यापारी लोग होते थे जब एक राज्य से दूसरे राज्य में एंट्री करते थे तो उन पर शुल्क लगता था, अलग अलग मुद्राएं रहती थी, 5% इनको टैक्स भरना होता था, सबके अलग अलग झंडे थे। बाद में सभी को समाप्त करके इसको एक पूरा राष्ट्र बना दिया गया और इसमें 2 ही प्रकार की मुद्राओं को मान्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटरनिख ने किसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? जब बड़े बड़े विचारक आते हैं तो वहाँ की वर्तमान सरकारों को लगता है दुश्मन है, तो सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन मेटरनिख ने किसे बताया था? मैथ्सनी को बताया था, मैथ्सनी। जी हाँ दोस्तों, मैथ्सनी। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। दोस्तों अक्सर आप गलती कर जाते हैं, ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया लिखा आते हैं, जो गलत है। ऑस्ट्रिया सही आंसर है। यंग इटली यूरोप की स्थापना किसने की? यंग इटली यूरोप की स्थापना किसने की? ज्यूसेप्पी मैथ्सनी की थी। जैसा आप जानते हैं 7 भागों में बटा हुआ था, इसको बाद में 1 कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, कल्पनादर्श यूटोपिया क्या है? कल्पनादर्श यूटोपिया क्या है दोस्तों? तो है, हम बात करें तो एक काल्पनिक राज्य है जिसमें इन्होंने एक ऐसे राज्य की स्थापना की है जहाँ राम राज्य हो, जहाँ पर कोई दुखी ना हो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, उसे हम यूटोपिया के नाम से जानते हैं। एक आदर्श, अगर एक शब्द में उत्तर कहें तो एक आदर्श राज्य की स्थापना यूटोपिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निरंकुशवाद से क्या है? तो निरंकुशवाद का सामान्य अर्थ एक ऐसी सरकार से, ऐसी शासन व्यवस्था से जिसकी सत्ता पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता है, उसका वह तानाशाह हो जाता है, जैसा आप जानते हैं हिटलर तानाशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़िवादी विचारधारा क्या है? तो पुरानी परंपराओं और पुरानी सोच को मानना रूढ़िवाद कहलाता है। आप जानते हैं आज भी रूढ़िवाद हावी है, कुछ पुरानी सोच के आदमी होते हैं और कुछ नई सोच के, दोनों के बीच में वैचारिक युद्ध होता है। रूढ़िवादी व्यक्ति नई परंपराओं को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि नई पीढ़ी नई परंपराओं को तोड़कर आगे बढ़ जाती है, पुरानी परंपराओं को तोड़कर आगे बढ़ जाती है। यदि यहाँ पर रूढ़िवाद की बात करें तो है, यूरोप में राष्ट्रवाद जब पनप रहा था तो उसमें राजा महाराजाओं का परिवार, कुलीन वर्ग और वहाँ के जो पोप हुआ करते थे वह रूढ़िवादी थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके हाथ से सत्ता निकलकर मध्यम वर्ग और आम जनता के बीच चली जाए। तो ये पुरानी विचारों का, पुरानी परंपराओं का विश्वास करते थे, लेकिन नई पीढ़ी नए विचारों पर विश्वास करती थी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। मैं बीच बीच में आपको अच्छे परीक्षा की दृष्टि से वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।